नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया लाइव चैनल में। हूँ आपके साथ कौस की चलती हूँ अगली खबर की और अगली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर नगर से आ रही है। आपको बता दें कि कानपुर नगर के अंतर्गत आज 22 नवंबर को ग्राम ब्रजवासिनपुरवा में रानी झलकारी बाई की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत झलकारी बाई की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन के साथ की गई। आए हुए सभी अतिथियों के स्वागत सम्मान में मुख्य अतिथि राजेश कोरी पूर्व ब्लॉक प्रमुख के द्वारा शाल और डायरी भेंट कर सम्मानित किया गया, जिसमें आए हुए सभी सम्मानित अतिथियों ने झलकारी बाई के जीवन पर प्रकाश डालते हुए अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राजेश कोरी पूर्व ब्लॉक प्रमुख शिवराजपुर बेल्हौर विधानसभा 209 रहे मुख्य अतिथि का पगड़ी पहनाकर तलवार भेंट कर स्वागत किया गया। इसके साथ ही आपको बताते चले कि कार्यक्रम के संरक्षक डॉक्टर रज्जल लाल कोरी जी रहे, उद्घाटनकर्ता श्री सुरेश चंद्र प्रभागीय वन अधिकारी रहे, मुख्य वक्ता डॉक्टर जितेंद्र नाग, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री रामकर सिंह यादव, शिवशंकर कोरी, बीएन कमल, तुलाराम सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर, बाबूराम सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर, आर.के. कमल, चूड़ामणि सेवानिवृत्त तहसीलदार, मोतीलाल, राकेश, हरिकिशोर, अनुरुद्ध कमल, महेंद्र, सतीश कमल, ललित आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए एक रिपोर्ट, मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार। जातिवाद खत्म हो गया, छुआछूत खत्म हो गया। तो आज हमारा समाज जो कई पीढ़ियों से अनपढ़ है, तो आज भी क्यों अनपढ़ है, शिक्षा से वंचित क्यों है? इस आजाद भारत के अंदर संविधान के अंदर आर्टिकल 21 लिखा गया, अनुच्छेद 21 संविधान के अंदर लिखा गया कि इस देश के प्रत्येक बच्चे को, जो 6 साल से लेकर 14 साल का बच्चा है, उसको मुफ्त और उच्च स्तर की शिक्षा उसे दी जाए। और हायर एजुकेशन के लिए उसमें लिखा गया, क्या लिखा गया कि हायर एजुकेशन शुड बी असेसमेंट टू ऑल। असेसमेंट टू ऑल का मतलब कि गरीब जो पैसा नहीं दे सकते हैं, उनकी भी सीमा क्षेत्र के अंदर हायर एजुकेशन होनी चाहिए कि अगर उनके बच्चों के अंदर काबिलियत है और वो एग्जाम पास करके यूनिवर्सिटी में या कहीं पर भी संस्था में जाते हैं और उनकी जेब में अगर पैसा नहीं है, तो इतनी कम पैसे उसकी फीस होनी चाहिए कि वो गरीब लोग भी अपने बच्चे को हायर एजुकेशन, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS बना पाए। लेकिन वर्तमान भारत में शिक्षा का दोहरीकरण करके ये एहसास करा दिया गया है कि वर्तमान में आधुनिक मनुस्मृति लागू है। जो लोग सोचते हैं या कहते हैं कि संविधान खत्म करने की प्रक्रिया चल रही है, मैं कहता हूं संविधान लागू ही नहीं है, खत्म हो चुका है। ये बात आप समझिए, संविधान लागू ही नहीं। अगर आर्टिकल 13 की बात करें, आर्टिकल 13 कहता है कि 26 जनवरी 1950 जिस दिन संविधान लागू किया गया, आज से, अभी से 26 जनवरी 1950 से इस देश के अंदर की जितनी भी रूढ़िवादी व्यवस्थाएं थी, रूढ़िवादी व्यवस्थाएं क्या? जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, गोरा काला, ये सारी चीजें शून्य की जाती हैं। आप अनुच्छेद 13 पढ़ के देख लीजिए, संविधान में लिखा। क्या इस देश के अंदर से जात पात, छुआछूत खत्म हो पाया? संविधान 1950 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, क्या जात पात खत्म हो पाए? आज भी हमारे लोगों को, गांव के हमारे जैसे पढ़े लिखे लोगों को मुंह पे तो नहीं कहते, लेकिन पीछे से जरूर कहते होंगे हरिजन। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्या ये खत्म हो गया? अगर आज भी विस्थापित है, आज भी प्रस्तापित है, तो संविधान लागू नहीं है। बात समझ रहे हो? शिक्षा जो मुफ्त में मिल रही थी हमारे बच्चों को, एकल एजुकेशन मिल रही थी और उच्च स्तर की शिक्षा मिल रही थी, उस शिक्षा का प्रारूप बदल दिया गया। मनुस्मृति, आधुनिक मनुस्मृति लागू की गई है, जिसमें प्राइवेट व्यवस्था लागू कर दी गई। गांव की शिक्षा बिगाड़ दी गई। जिन ग्रामीण स्कूलों में लिखा जाता है कि शिक्षा आइए सेवा जाइए, ऐसे लिखा होता गेट पे कि शिक्षा लीजिए, ग्रहण करिए और राष्ट्र और समाज की सेवा में जाइए। शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए, उसका मतलब बदल दिया आज ग्रामीण व्यवस्था। ये बात हमें समझता हूँ। मैं इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं महसूस करता हूँ, बल्कि गर्व महसूस करता हूँ कि मैं अपने समाज और राष्ट्र के दुश्मन का नाम जो है खुल करके बोलता हूँ।
इसको बोलने की हमें क्षमता पैदा करनी होगी। इस बात को समझ लीजिए। बाबा साहब ने कहा है शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। स्कूल में लिखा गया शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, लेकिन ब्राह्मणी व्यवस्था ने क्या किया? जो शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए था, उसका मतलब बदल दिया। लिखा जरूर उन शब्दों में है, लेकिन मतलब बदल दिया। खिचड़ार्थ आइए मनरेगार्थ जाइए, खिचड़ी खाने आइए और मनरेगा में जाके जॉब कार्ड बनवाइए और लेबर बन जाइए। यही हुआ। बाबा साहब ने कहा शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा, लेकिन उस शेरनी के दूध को आज वर्तमान ब्राह्मणी व्यवस्था और सत्ता ने क्या बदल दिया? जर्सी गाय का दूध। दहाड़ नहीं रहा है हमारा पढ़ा लिखा आदमी, पी रहा है, निनिया रहा है उनकी व्यवस्था के आगे, समझ रहे हैं? निनिया रहा है। तो ये परिवर्तन हुआ। आधुनिक मनुस्मृति आज लागू कर दी गई। आपकी जेब में पैसा हो तो हायर एजुकेशन के लिए सोचिए, अगर पैसा नहीं है तो आप अपने बच्चे को मजदूर ही बना सकते हैं। वर्तमान में श्रम कार्ड बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा? लेबर विभाग से श्रम कार्ड बन रहा है, सब लोग श्रम रजिस्टर, ई श्रम रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और इस समाज के लोगों को किस तरह का गुलाम बनाया जा रहा है कि जो एक एक रोटी एक एक पैसे के लिए 50-50, 100-100 रुपए जो मिल रहा है सरकार से किसी स्कीम के माध्यम से, उसके लिए उसको गुलाम बनाया जा रहा है और लोग इसके ऊपर सोच भी नहीं पाते। अगर सरकारी विभाग से कोई आदमी या कोई भी समाज में अगर दिशा निर्देशन के लिए जाता है तो सबसे पहले समाज के लोगों का सवाल उठता है। क्या उठता है? कि हमारा क्या फायदा होगा? अगर आप स्वाभिमान का आंदोलन चलाते हैं और सही नेतृत्व चुनते हैं इस देश के अंदर, तो ही आप आजाद होते हैं। वरना वर्तमान भारत की सरकार में 131 SC/ST के सांसद हैं, उसके साथ साथ हमारी जाति के माननीय राष्ट्रपति जी भी हैं। व्याख्यान तो हमने सुन चुके हैं। जब से होश संभाला है कक्षा बैठ के ही काम किया उन्होंने, RSS की चड्डी में ही रहेंगे। वो बात अलग है कि आज वो सफारी पहनते हैं, वो चड्डी छुप गई है। बात समझ रहे हैं? आज जितने भी कानून संविधान के विरोध में बना करके हमारे ऊपर लागू किए जा रहे हैं, उन सभी कानूनों पर राष्ट्रपति जी बिगड़ सोचे समझे साइन कर रहे हैं और वो लागू हो रहे हैं भारत की इस भारतवर्ष में। और उससे हमारी आने वाली पीढ़ी मर रही है, किल हो रही है। राष्ट्रपति कोरी है, इसमें गर्व का विषय नहीं है। ब्राह्मणी व्यवस्था में एक चीज आपको हमें समझनी होगी, उन्हें वर्तमान भारत में क्या है? उन्हें गुलाम चाहिए। कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और वर्तमान में RSS के द्वारा बनाई गई एक पार्टी जो है आम आदमी पार्टी। ये जो पार्टियां आई हैं सारी की सारी ब्राह्मणों की बिल्कुल प्योर पार्टियां, और सारे के सारे लोग हिंदुत्व का एजेंडा लेकर के, आप उठा के देख लीजिए, केजरीवाल को देख लीजिए, वो भी मंदिर जा रहा है और भी घोषणा कर रहा था वहाँ पे हरिद्वार में चुनावी उसमें कि अगर हमें मुख्यमंत्री हमारी सरकार बनाई गई तो हम यहाँ के हिंदुओं को और यहाँ के सिखों को जो है मुफ्त में यात्रा कराएंगे। वो भी हिंदुत्व का मुद्दा लेकर चल रहा है। सोनिया गांधी वो क्या कर रहे हैं? वो भी मंदिर जाके अपने आप को हिंदुत्व घोषित कर रहे। हिंदू बीजेपी वाले हैं पहले से ही। ब्राह्मणों में सत्ता में चरित्र हमें समझना होगा। इन्हें चाहिए गुलाम, भले वो शेड्यूल कास्ट जाति का हो, OBC जाति का हो, इन्हें चाहिए अच्छा वाला गुलाम। और वर्तमान भारत में बहुत ज्यादा कंपटीशन भी हो गया। आप देख रहे होंगे कोरी जाति की दशा बहुत खराब है। राष्ट्रपति की वजह से या कुछ थोड़े बहुत संगठनों के प्रतिनिधित्वकर्ताओं की वजह से इस कोरी जाति के लोग बहुत ज्यादा भ्रमित हैं। वो सोचते हैं कि भाजपा जो है हमारी पार्टी है, कोरियों का सम्मान भाजपा देती है। नहीं तो समझते हो। लेकिन वर्तमान हालत क्या है? बहुत बुरी हालत है। अगर हम डीप में जाएंगे और प्रकरण जो हो रहे हैं उन प्रकरणों का व्याख्यान करेंगे तो आप हिल जाओगे, जमीन खसक जाएगी नीचे से।
बहुत ज़्यादा खराब स्थिति है। मैं आज के विषय में यही बताना चाहता हूँ कि हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी है। तो 1857 का जो गदर है वो आज़ादी का आंदोलन, इस देश के बहुजन समाज की आज़ादी का आंदोलन में हमारे इन वीरांगनाओं का प्रयोग किया गया। इनकी आहुतियाँ जो हुई हैं वो आहुतियाँ जो है दुश्मन ने अपने लिए आहुतियाँ दी, ये अपने समाज के लिए निछावर नहीं हुई। मेन चीज हमें ये समझनी होगी कि भारत के अंदर असली दुश्मन कौन है, और जो आंदोलन, जो हमारे आंदोलन जो चलाए गए वो बहुजन समाज के लोगों ने चलाए। गलतियां होती रहती है, उन गलतियों को हम सुधार भी करते रहते हैं। घर के 4 बच्चे होते हैं, एक लड़का बिगड़ता है, फिर सुधारा जाता है, मारपीट करके फिर सही दिशा में लाया जाता है। तो अपना जो लड़का होता है वो दुश्मन नहीं है, उसको हम सुधार, ठीक है। तो सुधार की प्रक्रिया में हमारी जितनी भी बहुजन समाज की पार्टियां हैं, चाहे बिहार में ले लें, चाहे उत्तर प्रदेश में ले लें या और दूसरे राज्यों में चले जाएं, वो जिन्होंने पूर्व में गलतियां की है वो सुधार की प्रक्रिया में लगी है। हमें, मैं राजनीतिक आदमी नहीं होना, मुझे विधायकी या सांसदीय लड़नी है, इसलिए मैं इस विषय में बहुत अध्ययन तो करता हूँ, लेकिन गहन चर्चा नहीं करूँगा आज इस विषय में। अगर हम बैठेंगे तो हम चर्चा कर सकते हैं इस विषय में, लेकिन कोई चर्चा नहीं करेंगे इस विषय में। लेकिन दूसरा एक तो सामाजिक आंदोलन, और इस सामाजिक आंदोलन के माध्यम से हमें वर्तमान में जो एक अलादीन का चिराग इन लोगों के पास लगा हुआ है उस चिराग को खत्म करना होगा, और वो है ईवीएम। बिहार का पूर्व चुनाव देख लीजिए, लालू प्रसाद की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल पार्टी, देख सकते हैं तमाम जगह है। और उन जनसभाओं को देखते हुए कोई भी नहीं कहेगा कि इस बिहार के अंदर तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बनी। लेकिन जब चुनाव खत्म होता है, उसका रुझान आता है, तो सरकार किसकी बनती है? इंडिया अलायंस की। वर्तमान परिस्थिति भी उत्तर प्रदेश की है। बहुत बड़ा समर्थन हमारे जो नेतृत्व करता है पार्टियों के, उनको मिल रहा है। मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं हूँ, इसलिए मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता। उनको जन समर्थन मिल रहा है परिस्थिति के अनुसार। लेकिन अगर ईवीएम नहीं हमने हटाया, या फिर जो वीवीपैट की जो पर्चियाँ गिरती हैं उन पर्चियों को हमने टैली नहीं करवा पाए 100%, अगर हम उसको या 50% उसको टैली नहीं करवा पाए, तो बहुत बड़ा जो है पश्चाघात होने वाला है। ये बात समझ लीजिए। जन समर्थन होते हुए भी सरकार बनाने में हमारे हाथ से फिसल जाएगा मामला, क्योंकि जनता विरोध में है, वर्तमान बीजेपी के विरोध में है। कि कहीं भी अभी आप चले जाए विरोध है उनका, बहुत बड़ा विरोध है। हम लोग सरकार सत्ता बदलने की परिस्थिति में है, लेकिन जब तक हम ईवीएम नहीं हटाते तब तक नहीं, बहुत मुश्किल। चुनाव आयोग समर्थन में है उनके, चुनाव आयोग कहता आप कुछ भी कर लो, हम नहीं हटाते। तमाम ऐसे बिंदु हैं जिन पे बोला जा सकता है, लेकिन मैं आज़ादी और गुलामी के ऊपर थोड़ा और बोलना चाहूँगा। उसके बाद बात को मैं यहीं पर समाप्त करूँगा। तो कार्यक्रम को खत्म करके मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, और जाना है जो कार्यक्रम लगे हुए। 1885 से लेकर के तो नेहरू को और गांधी को श्रेय दिया जा रहा है। 1885 से लेकर के 1930 तक कोई भी आज़ादी का आंदोलन कांग्रेस के द्वारा नहीं चलाया गया। 1930 में जब इस देश के अंदर साइमन कमीशन आया, और साइमन कमीशन जो इस पिछड़े समाज का, ओबीसी एससी समाज का प्रतिनिधित्व की बात कर रहा था, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर और दूसरी तरफ भास्कर राव जाधव जो साहू जी महाराज के पीए थे, ये लोग आंदोलन चला रहे थे उधर पे, और मुस्लिम लीग भी आंदोलन चला रही थी उस समय। तो जब साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन ने कहा कि हम इन लोगों को प्रतिनिधित्व देंगे, तो उस समय लाहौर में सबसे पहले 1930 में कांग्रेस ने आज़ादी के आंदोलन का एजेंडा घोषित किया कि अंग्रेजों को हमें भारत से भगाना होगा, हमें आज़ादी का आंदोलन चलाना होगा। उसके पहले स्वराज्य का आंदोलन चला रहे थे, और स्वराज्य हमारा जन सिद्ध अधिकार है। हमारे लोगों को सिर्फ इतना ही मालूम है कि स्वराज्य हमारा जन सिद्ध अधिकार है। 1918 में जिस समय साउथ बोरो कमीशन में डॉक्टर अम्बेडकर ने, भास्कर राव जाधव ने प्रतिनिधित्व की मांग की शेड्यूल कास्ट और ओबीसी की तरफ से कि हमारे लोगों को विधिमंडल में जगह दी जाए, जहाँ कानून बनता है वो लोग जा करके अपने समाज के विषय में कानून बनाएंगे और लागू कराएंगे।
तो सबसे पहला विरोध करने वाला व्यक्ति कौन था आपको? स्वर्ग से सुंदर स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, सदा बरसता रहे तुम्हारा ऐसा हम पर प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार 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 न रूठे, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न रूठे। सिंह मुलायम सिंह में जाया रहा यहाँ ललकार, जैसे यूपी में अखिलेश जी ललकार रहे हैं, ऐसे हमारे बिल्हौर में हमारे भतीजे महोदय श्री राजेश गौरी जी, क्या बात है, आप भी पूरी तरीके से समर्पित हैं बिल्हौर के लिए, और हम अपनी समाज के सभी लोग समर्पित हैं आप सबके बीच में। राजेश गौरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, राजेश गौरी जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए लाइनें लखनऊ से चल रही हैं, सैफई तक और दुर्गापुरा से विद्यासीपुरा तक ये लाइनें डबल चल रही हैं। काकूपुर जाएंगी, काकूपुर में वो लाइनें विराम होगी कि सिंह मुड़ाया सिंह है जाया। क्या बात, धन्यवाद दे रहा हूँ श्री राजेश जी को कि आपकी जो भावनाएं हैं, भावनाओं में पूरी तरह से मेरी तरफ से भी भावनाएं बही हैं, जो आप करना चाहते हो मैं आपका साथ पूरा दे रहा हूँ, सुनेगा। सिंह आया, सिंह आया और रहा यहाँ ललकार, कर बंद निवेदन सबसे करता कि सुन लो मेरी पुकार, खबर फिर से ले लेना। ये मुराद सिंह का शब्द है, वो राजेश जी पर भी लागू है, हम पर भी लागू, हम समाज पर भी लागू है। कि सिंह मुलायम सिंह है जाया और रहा यहाँ ललकार, कर बंद निवेदन सबसे करता सुन लो मेरी पुकार, खबर फिर से ले लेना, खबर फिर से ले लेना, वोट हमको ही देना। चुनाव जो साइकिल है सभी को पता है, सारे यूपी में चुनाव होगा, समाजवादी पार्टी का जितने भी विधायक रहेंगे उनका सबका एक ही चुनौती है साइकिल, और साइकिल की ही बटन दबाना है। कर बंद निवेदन सबसे करता कि सुन लो मेरी पुकार, खबर मेरी सुन लेना, खबर मेरी भैया, खबर मेरी सुन लेना, इसी श्रृंखला में इस कार्यक्रम की व्यवस्था मुख्य अतिथि हैं हमारे श्री राजेश गौरी जी, उनके द्वारा भी 100 पत्र मुद्राएं पूरा भेंट की जा रही है। जब बदल डाला तो एक शब्द कह रहा हूँ बेटा, क्या? कि हर कर्म
वतन तेरे जब ये है तब बेड़ा तोड़ दी मजहबों की रद में, तोड़ दी मजहबों की रद में, ये कैसा है आदमी, ये आदमी के खून का प्यासा आज क्यों है प्रेम से झलकारी बाई माता की, धरती माता की, सरस्वती माता की। आज का जो कार्यक्रम के आज पहले तो आप अपना नाम बताइए और क्या कार्यक्रम आज करा। मैं राजेश कोरी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख सूरजपुर, बिल्हौर विधानसभा 209 से बिलोंग करता हूँ। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के पिताजी, हमारे संरक्षक, हमारे देशवासियों के संरक्षक, समाजवादियों के संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव जी, पूर्व रक्षा मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, जिनका आज जन्म दिवस हमने आज हर्षोल्लास के साथ मनाया। जो गरीबों के मसीहा हैं, नौजवानों के मसीहा हैं, किसानों के मसीहा हैं, ऐसे आदरणीय हमारे संरक्षक परम आदरणीय मुलायम सिंह यादव का जन्मोत्सव आज बड़ी धूमधाम से हम सभी साथियों ने, समाजवादियों ने मनाया। इसी के साथ में मैं आपसे ये सवाल करूंगा, जो प्रधानमंत्री ने 3 कानून को वापस लिया है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप। प्रधानमंत्री ने 3 कानून वापस किए हैं सत्ता के लालच में। हमारे किसान भाई, लगभग 700 किसानों ने किसान बिल के वापस कराने के उसमें लगभग 700 किसानों ने शहादत हो गई। किसानों के ऊपर मंत्री के बेटे ने गाड़ियां चढ़ा दी, 2-2 गाड़ियां चढ़ा दी, किसानों की मृत्यु हुई, फिर भी किसान बिल वापस नहीं किया गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब गोरखपुर में प्रवेश किया, गोरखपुर का जनसमूह देखकर, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लखनऊ लगभग 9 बजे पहुंचना था और वो लखनऊ सुबह 4:30 साढ़े 4 के बजे पहुंच पाए हैं। इतना जन सैलाब ये प्रदर्शित कर दिया है, ये दिखा दिया है कि आने वाला 2022 समाजवादियों का है, किसानों का है, नौजवानों का है, बुजुर्गों का है। समाजवादियों ने जो कार्य किए थे वो पुनः हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं 2022 में, और पुनः समाजवादियों के दिन आएंगे, बुजुर्गों के दिन आएंगे, महिलाओं के दिन आएंगे, किसानों के दिन आएंगे, नौजवानों के दिन आएंगे, जिन्होंने बहुत यातनाएं भारतीय जनता पार्टी से झेली। धन्यवाद। ठीक, थैंक यू। सोचते हैं, हमारे मास्टर भी पढ़ाते हैं कि स्वराज हमारी आज़ादी का आंदोलन था जो बाल गंगाधर तिलक चला रहा था, जबकि वो दूसरी तरफ विरोध कर रहा है। अगर वो हमारी आज़ादी का आंदोलन चला रहा था तो तेली तमोली और तुम बड़ों को संसद में जाके क्या करना है, ऐसा क्यों बोला, क्यों बोला। आज हमारा समाज का, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एससी का हो, उसके समाज का लड़का अगर वो नेतृत्व करता की क्षमता रखता है, उसके अंदर अगर नेता बनने के लक्षण है, क्षमता है और लीडर है, जैसे ही वो बनने लगता है तो ब्राह्मणी व्यवस्था उसके ऊपर तमाम झूठे मुकदमे लगवा देती है और उसको दबा देती है। अगर वो पिछलग्गू बन गया ब्राह्मणों का तो उसको उठाते हैं। बात समझ रहे हैं। तो वर्तमान में हमारे समाज के लोगों को नेतृत्व में आना पड़ेगा, निडरता के साथ आना पड़ेगा। जो जब तक अपना नेतृत्व खुद नहीं करेंगे तब तक आप ऊपर नहीं आएंगे, ना शासक बनेंगे। तो नेतृत्व करता बनना पड़ेगा। मुकदमे लगने न लगने में एक अलग की बात है, FIR होती है, तमाम FIR होती है, लेकिन क्या न्याय मिलता है, क्या न्याय मिलता है। आप लोग देख रहे हैं कि जिनकी व्यवस्था 2022 में और जिस व्यवस्था में हमारे श्री
हमारे भतीजे महोदय श्री राजेश कोरी जी 209 बिल्हौर से हमारे आपके बीच में आ रहे हैं। विधायक पद के लिए हम लोग चाहेंगे कि सभी लोग उनका भरपूर पुरजोर ताकत से उनको विधायक बनाएंगे। राजेश कोरी जिंदाबाद, राजेश कोरी जिंदाबाद, जिंदाबाद। है सयानो ए सयाना के जी साल के राजे सब दीवाना के जी साल के राजे सब दीवाना के जी साल के अरे भैया सब दीवाना के जी साल के। प्रमुख जी के तत्वाधान में पंक्ति बदल रही है, पंक्ति बदल रही है, ध्वनि बदल रही है। कुछ पंक्तियां हैं पूर्व प्रमुख राजेश कोरी प्रमुख है दावेदार 2009 बिल्हौर सीट समाजवादी पार्टी से 2022 में प्रमुख दावेदार समाजवादी पार्टी से हमारे श्री राजेश कोरी जी आ रहे हैं। लाइनों के जरा सुनिए। पूर्व प्रमुख राजेश कोरी प्रमुख है दावेदार। ये परमाननीय हमारे बड़े भाई श्री डॉक्टर रंजनलाल जी उनकी धर्मपत्नी उनके द्वारा 100 पत्र मुद्राएं भेंट की जा रहा है। मैं हृदय से नमन चाहता हूँ, नमन कर रहा हूँ, हृदय से नमन कर रहा हूँ। धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। पूर्व प्रमुख राजेश कोरी प्रमुख है दावेदार। देकर वोट जिता दो इनको, देकर वोट जिता दो इनको, अमन की यही पुकार। केवल मेरी पुकार है, सारे अमन की तरफ से मैं कर रहा हूँ। सारे बिल्हौर के आपके द्वारा भी हमारे सभी कलाकारों को हर कोई है दीवाना के जी ना लगे। और क्या कह रहा हूँ, क्या कहूँ, सही है, लेकिन गला थोड़ा साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि निरंतर हम आंदोलन में हैं, नौकरी के साथ निरंतर कहीं न कहीं समाज में लगे हुए हैं। आज इस महान दिवस पर, जो हमारी माता झंकारी बाई कोरी का जन्म उत्सव का दिवस है, उस दिवस पर ब्रजवासी महुआ सम्राटपुर में इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए समस्त आयोजनकर्ताओं को, खास तौर से हमारे बीच में उपस्थित जो युवा नेतृत्व है वर्तमान में राजेश कोरी जी, उनको अध्यक्ष जी डॉक्टर रंजनलाल जी, बस सम्मानित मंच और समाज से आए हुए समस्त माता बहनें, भाई बुजुर्ग, उन सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन करते हुए सभी को माता झंकारी बाई की आज जन्म उत्सव की बधाई देते हुए आज इस कार्यक्रम को सर्वप्रथम मैं समर्पित करते हुए सर्वप्रथम इस बहुजन समाज
के समस्त क्रांतिकारी महानायकों को, जिन्होंने इस बहुजन भारत की धरती पर हम संविधान के बारे में नहीं जानते हैं, बाबा साहब के योगदान को नहीं जानते हैं, हम वीरांगना झलकारी बाई को उनके बारे में नहीं जानते हैं। हमारा आपसे अनुरोध ये है कि आप अध्ययन करें, जानें और अपने बच्चों को भी प्रेरित करें कि वो इन सब के बारे में जाने, अपनी स्थिति के बारे में जाने। साथियों, एक और बड़ी स्थिति है, हम लोग पढ़ लिख करके और सरकारी नौकरी में आ जाते हैं, अपने बच्चों को कई बार हम शिक्षा तो देते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में कैसे नियंत्रित करना है परिस्थितियों को ये नहीं बताना जानते। एक उदाहरण देना चाहूंगा, कानपुर में एक आईपीएस, आपने सुना होगा, उन्होंने सोसाइटी के बाद वो आईपीएस हो गया। सामाजिक समस्या थी, उसका निदान वो स्वतः नहीं खोज पाए, और बड़े आश्चर्य की बात है और दुखद भी कि वो गूगल में ये सर्च कर रहे थे कि सुसाइड कैसे किया जाए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि हम अपने बच्चों को